So very good morning to all of you and welcome back again on the another session of accounting. और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। देखो, बिजनेस रन करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मतलब किस वे में बिजनेस को रन करना है। जैसे फर्स्ट आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, बेसिकली जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है। फिर उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके बाद कंपनी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं बिजनेस को रन करने के लिए। और सेकंड नंबर पे जो मेजरली हम स्टडी करते हैं दैट इज पार्टनरशिप। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता क्या है, जब भी बिजनेस रन किया जाता है तो उसमें जो कैपिटल लग रही है वो ला कौन रहा है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन ला रहा है। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो उस एक इंडिविजुअल पर्सन को मिल रहा है, और जितने भी लॉसेस है, जितना भी रिस्क लेना है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन बियर कर रहा है, एक पर्सन कंट्रोल करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट। पार्टनरशिप क्या होता है कि रेदर देन एक पर्सन, आपके पास दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस रन कर रहे हैं, मतलब अब ये लोग मिलके आपस में कैपिटल डालेंगे, राइट। अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो आपस में मिलके शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा तो आपस में बांटेंगे, अगर रिस्क उठाना होगा तो आपस में बियर करेंगे। दैट इज पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप है क्या बेसिकली? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज इन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या हो गया, हम वो लोग मिलके आपस में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। स्टेटमेंट में मतलब होगा कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम का, कि मान लो एग्जांपल ले लो, चार लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी। उन चार लोगों के नाम थे ए, बी एंड सी, जी, ठीक है। चार लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी, बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से शूज सेल करने का, शूज मैन्युफैक्चरिंग का। ए ने जाके लेट्स से एक्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट कर लिया मतलब कि हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, राइट। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ए का एक्स के साथ, तो ये पूरी पार्टनरशिप फर्म इसको ठुकरा नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। दैट इज कैरीड ऑन बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब एक पर्सन चाहे काम करे, चाहे दो मिलकर एग्रीमेंट कराएं या चारों मिलकर करें कोई भी काम, एक इंडिविजुअल करे पार्टनर या दो करे, तीन करे, चारों करे, सबके लिए वो वैलिड हो जाएगा, सबको उसे मानना पड़ेगा। लास्ट लाइन का स्टेटमेंट का समझ आ गया। बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, चाहे एक बंदा काम कर रहा हो या सारे मिलकर काम कर रहे हो, मतलब एक बंदा ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल फोर्स, ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑल फोर्स, तो वो हो गया आपका पार्टनरशिप, ठीक। एक बार इसी डेफिनेशन के थ्रू हम फीचर्स देख लें तो पार्टनरशिप क्या है, टू और मोर पर्सन होंगे, ऐसा नहीं है कि एक पर्सन पार्टनरशिप में है, राइट। दो या उससे ज्यादा पर्सन आपके मिलकर पार्टनरशिप बनाएंगे। अच्छा, कंपनीज एक्ट कहती है मैक्सिमम आपको अलाउड होता है, या तो गवर्नमेंट अगर कुछ प्रिस्क्राइब कर दे या फिर मैक्सिमम 100। और इन केस अभी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो है, रूल्स के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम लिमिट है 50 की, याद रखना। तो पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 50, ठीक है। अब जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है उनमें लिखना होगा एग्रीमेंट, पार्टनर्स के लिखने। एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। ये नहीं है कि अगर आपका रिटर्न है एग्रीमेंट तभी आपकी पार्टनरशिप लीगल या वैलिड होगी। अगर आपका ओरल एग्रीमेंट भी है तब भी पार्टनरशिप मानी जाएगी। अच्छा, जिस भी डॉक्यूमेंट पे, जिस भी कागज पे आपने वो एग्रीमेंट किया अगर रिटर्न है तो
तो उस कागज को बोल देते हैं या उस डॉक्यूमेंट को बोल देते हैं हम पार्टनरशिप डीड। क्या बोल देते हैं उसे हम? पार्टनरशिप डीड, याद रखना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्टनरशिप जब हम करेंगे तो कोई ना कोई पर्पस होगा, बिजनेस होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगा। ये नहीं कि आपने और मैंने डिसाइड किया चलो एक घर खरीद लेते हैं मिलके, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। या मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया चलो आज घूम के आते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है आपका, ठीक है। और जैसा हमने डिस्कस किया, म्यूचुअल एजेंसी होगी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक पार्टनर आपका एजेंट भी है तो प्रिंसिपल भी है, मतलब वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करके आ सकता है या कोई काम कर सकता है। सिमिलरली अगर कोई और कर दे तो उसको वो चीज माननी पड़ेगी, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। समझ आ गया? अब नेक्स्ट आता है आपका कि अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, देखो इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप डीड क्या होगी? रिटर्न एग्रीमेंट। अगर इस रिटर्न एग्रीमेंट में मैंने सब कुछ डिटेल्स मेंशन कर दी कि भाई ठीक है, जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, पर्सन ए की सैलरी इतनी होगी, सी की सैलरी इतनी होगी, मतलब ए टू जेड जो हमने पार्टनरशिप में डिसाइड किया वो मैंने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया। तो सर अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, मान लो ओरल एग्रीमेंट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? पहला, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल होगा। 4 पार्टनर्स है तो 1:1:1:1:1। अगर बिजनेस में 1000 रुपीज रन हुए तो 250 250 250 250 मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो रेशियो इक्वल होगा। मान लो अगर हमने पार्टनरशिप डीड में लिख ही दिया कि मान लो 3 बंदों की पार्टनरशिप है, ए बी एंड सी, अगर हमने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया कि भाई ए को ज्यादा मिलेगा, बी को उससे कम और सी को सबसे कम, या कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिलेंगे, तो अलग बात होगी, वो फॉलो होगा। ये तब की बात होगी अगर हमारी पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। ठीक, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करें तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली मान लो मैंने इन्वेस्ट करा है बिजनेस पे, तो बिजनेस उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, मेरे को कुछ रेवेन्यू दे रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने बिजनेस से कुछ निकाला है पैसे, तो मुझे उसके लिए कोई ड्राइंग पे करनी पड़ रही है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, सॉरी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ना कैपिटल में इंटरेस्ट मिलेगा और ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है फर्म को, देखो एक तरीका क्या है कि मैंने बोला कि ये मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं एज अ ओनर, जैसे मैंने बोला अपने बिजनेस में कि मैं 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं एज अ ओनर, दैट इज कैपिटल। वही ये भी हो सकता है ना कि मैं थोड़ा पोर्शन बोलूं कि मैं डेट की फॉर्म में दे रहा हूं, मैं एज अ ओनर पैसा नहीं दे रहा, मैं एज अ लोन पैसा दे रहा हूं। हमने शार्क टैंक की देखा ही है ना, जहां बहुत रिस्की बिजनेस होते हैं, याद करो क्या करते हैं, वो इक्विटी के साथ साथ डेट पोर्शन भी देते हैं, राइट? इक्विटी के साथ साथ डेट। तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसे 6% पर एनम पे इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? और अगर किसी नए पार्टनर को एंटर करना है तो आपको सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये अगर हमारे पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, राइट? अब मैं बात कर लेता हूं आपके अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। देखो जब भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनरशिप की, तो इसमें हमारे पास 2 मेथड्स आते हैं। एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ध्यान से लोग दोनों में फर्क क्या है। मान लो मैंने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे बिजनेस में, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे बिजनेस में, बीच में मेरे को सैलरी मिली बिजनेस से लेट्स से 20,000 रुपीज, ठीक है, बीच में मैंने कुछ ड्राइंग्स करी, वो 5,000 रुपीज माइनस कर दिए, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करना था लेट्स से
500 रुपीज, वो माइनस कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला लेट्स से 1000 रुपीज, वो मैंने ऐड कर दिया। लॉस बटा, वो मैंने प्लस या माइनस कर दिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि जो मेरी कैपिटल है ना, मैं उसे चेंज करता रहता हूं जितना मेरा बिजनेस में पैसा मेरे को एज ए पार्टनर मिल रहा है या मेरे को देना है। जैसे इस केस में मेरी एंड में पार्ट है जो टोटल कैपिटल होगी वो चेंज हो जाएगी, दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा तरीका क्या है, मैंने उन्हें बोला मेरा 1 लाख रुपीज का अकाउंट अलग बना लो, तुम इसको सेपरेट रखो, जो मेरे प्लस माइनस इन बिटवीन हो गए हैं, मेरे को सैलरी दे रहे हो, मैंने ड्राइंग्स करी छोटी सी, मेरे को ड्राइंग्स में इंटरेस्ट देना है, मेरे को कोई वो मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उसके लिए आप अलग अकाउंट मेंटेन करो, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। पहला तरीका क्या हो गया, जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को लोन दिया है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मान लो फ्यूचर में आपको और उससे पैसे लेने हैं या देने हैं और उसे, तो मुझसे क्या बोल रहे हो कि भाई ठीक है उसी में से प्लस माइनस करने हैं, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, आप उसे बोल रहे हो उस 1 लाख को तुम सेपरेट रख दो, जो अभी लेना देना हो रहा है वो अलग देख लो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक, अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कैपिटल मेथड की, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर बेसिकली हम 2 अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पहला अकाउंट आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो आपका जो 1 लाख रुपीज हो गए उसके लिए आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो भी साल में प्लस माइनस छोटे मोटे हो रहे हैं उसके लिए डिफरेंट अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक, अच्छा ये 1 लाख रुपीज का जो बैलेंस है वो यहां पे आपका आ जाएगा, लेट्स से 1 लाख। अगर मैं इन बिटवीन दी ईयर कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर देता हूं बिजनेस में, एक्स्ट्रा कैपिटल दे देता हूं बिजनेस को, तो वो आपकी यहां पे ऐड हो जाएगी। लेट्स से मैंने बिजनेस के इन बिटवीन 30,000 रुपीज और दे दिए बिजनेस को, तो यहां पे मेरे 30,000 ऐड हो जाएंगे, राइट। और मेरी एट एंड ऑफ द कैपिटल क्या दिखेगी, 1,30,000। वही अगर कुछ मैं विड्रॉ कर लेता हूं, सॉरी, अगर मैं कुछ विड्रॉ कर देता हूं कैपिटल, लेट्स से मुझे 50,000 रुपीज वापसी दे दो, तो वो यहां पे माइनस हो जाएगी और मेरी एंड ऑफ द कैपिटल यहां पे दिखेगी। ठीक, मतलब मेन जो मेरा कैपिटल है वो फिक्स का फिक्स रहने वाला है, छोटे मोटे चेंजेस से नहीं हिलने वाला। अगर मैं कुछ एडिशनल कैपिटल दे रहा हूं, एडिशनल फंड्स दे रहा हूं तो ऐड होगा, अगर मैं एग्जिस्टिंग में से कुछ निकाल रहा हूं तो माइनस होगा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हो गई, जैसे कि आपको प्रीमियम मिल रहा है गुडविल का, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो गया, कोई प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अगर आपको सैलरी मिल रही है, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारा इस अकाउंट में मैं शो करता रहूंगा। वही अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना है, रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ या फिर कोई लॉस एक्यूमुलेट रह गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो सारा मैं नीचे से करता रहूंगा, अब मैं कैपिटल को कहीं नहीं छेड़ूंगा। ठीक, वही जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसमें क्या होगा, आपका एक ही अकाउंट क्रिएट होगा जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गया, बेसिकली दोनों अकाउंट का मर्जर हो गया। सारा कुछ अगर आप कुछ नया बॉट कर रहे हो तो भी यहाँ पे ऐड, प्रीमियम फॉर गुडविल, मतलब ए टू जेड, जो प्लस हो रहा है वो यहाँ पे, जो माइनस हो रहा है वो यहाँ पे। क्रिएटिंग 2 डिफरेंट अकाउंट्स हम एक ही अकाउंट में कर रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा है, कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, इसलिए उस मेथड का नाम क्या था, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, की एक बार जो डिसाइड इन्वेस्ट हो गया वो सेम चलता आ रहा है, तो यहाँ हर साल चेंज हो रहा है, राइट। डिफरेंस देखिए दोनों का एक बार, दोनों मेथड्स का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने बनेंगे बताओ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितने अकाउंट्स बनेंगे सर, 2 अकाउंट बनेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सर एक ही बनेगा, कैपिटल अकाउंट। चेंज इन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल की अमाउंट है जनरली चेंज नहीं होगी, एक्सेप्ट जब आप एडिशनल कैपिटल ला रहे हो या कुछ विड्रॉ कर रहे हो, यहां पे अमाउंट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी टाइम टू टाइम। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा इस केस में जो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट है, 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ऐसा आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख निकाल के लेके कभी, तो वो हमेशा जनरली क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। जो करंट अकाउंट है वो डेबिट या क्रेडिट दोनों शो कर सकता है। रीजन भी, मान लो इस साल सिर्फ लॉस हो गया बिजनेस को, आपके पास करंट अकाउंट में कुछ भी बैलेंस नहीं था, तो उस केस में आपका डेबिट बैलेंस शो होगा करंट अकाउंट में।
इस केस में आपका डेबिट जनरली क्रेडिट शो होगा, बट डेबिट बैलेंस भी शो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख की कैपिटल थी, अब बिजनेस का लॉस निकला, लॉस ही 1.5 लाख का आता, तो इस केस में आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा 50,000 का, राइट। इस केस में डेबिट बैलेंस करंट अकाउंट में दिखेगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखेगा। तो जनरली कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, जो करंट अकाउंट है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है। तो इस केस में है ही एक अकाउंट, तो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों शो कर सकता है, ठीक है। इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट किसमें जाएंगी, करंट अकाउंट में, इसमें कहा जाएंगी कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग्स की बात करें, देखो अगर जनरली फ्रीक्वेंट वाली ड्राइंग से, छोटी ड्राइंग से और एग्री हो रखा है कि उसे करंट अकाउंट में डालना है, तो करंट अकाउंट में डालेंगे। अगर कोई बड़ी ड्राइंग है और डिसाइड हो रखा है वो कैपिटल नेचर की है, तो इसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। लेट्स से मैंने ड्राइंग की 60,000 की करनी, मैं तो कैपिटल अकाउंट में शो करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या एग्रीमेंट हो रखा है बिजनेस में, या उस ट्रांजेक्शन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैपिटल या करंट नेचर का, ठीक। समय आ गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रोप्राइटरशिप के केस में हम सबको पता है सबसे पहले आपका बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद होता है पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के बाद जो भी अमाउंट आती है नेट प्रॉफिट की, और वो आपको सारी ओनर को मिल जाती है। बट इस केस में तो है हमारे पार्टनर्स, तो एक एक्सटेंडेड वर्जन और बना देते हैं हम पीएनएल का, कि जो नेट प्रॉफिट आया ना हमारे पास, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझ आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनता था, उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते थे और नेट प्रॉफिट आ जाता था। नेट प्रॉफिट सारा का सारा सोल पार्टनरशिप के केस में एक ओनर का, तो प्रॉब्लम खत्म। इस केस में क्या है, पार्टनर्स है बहुत सारे, तो उस नेट प्रॉफिट को उठा के हम एक सेपरेट अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बोले तो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में, कि अगर किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वो पे करा, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो वो दिया, पार्टनर को कमीशन देना है तो वो दिया, रिजर्व मेंटेन करने तो वो किया, ठीक है। अगर कहीं से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रही है तो वो ऐड करेंगे, क्योंकि ये तो इनकम हो गई ना बिजनेस के लिए, राइट, इनकम है ना। पार्टनर ने ड्राइंग करी, अब उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उससे, तो वो देगा पैसे बिजनेस को, और जो अमाउंट बच गई वो हमने दोनों के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है पार्टनरशिप के केस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। समझ आ गया। आगे चले, नेक्स्ट आता है आपके पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और जो मैं डिस्कस करने वाले जा रहा हूं दैट इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। और बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में यही से उठते हैं डायरेक्टली। कब आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब अगर इनडायरेक्ट में बोलूं, अगर हमारा कोई नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर चला गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या हमने आपस में ही कुछ चेंजेस कर लिए, उन सारे केसेस में मैं बोलूंगा कि हमारी पार्टनरशिप जो फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, ठीक है। जब मैंने चेंज कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले लेट्स से ए और बी हम मिलके 1:1 इक्वल बांट रहे थे, मैंने कहा भाई मैं ज्यादा काम करता हूं, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और बी भी एग्री हो गया, हमने रेशियो कर लिया 2:1, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। कोई नया पार्टनर एडमिट कर लिया, किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले ली, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या हमने अमेलगमेट कर लिया दो पार्टनरशिप फर्म को, तो इस भी केस में आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, उसको आप बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अब इधर जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरह से बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहली चीज कि आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, या आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या हो गया कि पहले मेरा शेयर कंपनी में, फर्म में, कंपनी नहीं बोलूंगा सॉरी, फर्म, मेरा शेयर फर्म में ज्यादा था, अब कम है, तो कितना कम हो गया मेरा शेयर, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या गेनिंग रेशियो निकालो। 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेनिंग रेशियो क्या हो गया, पहले मेरा शेयर कम था, अब ज्यादा, उसमें कितना गेन किया आपने, दैट इज गेनिंग रेशियो, ठीक है। अभी सबकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक एक करके करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
और गेनिंग रेशियो क्या हो जाता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब पहले मेरे पास ज्यादा था अब कम है तो ओल्ड माइनस न्यू। गेन कर रहे हैं तो अब ज्यादा है पहले कम था तो न्यू माइनस ओल्ड। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली समझ आएगा। चल सबसे पहले देखो क्वेश्चन उठा रहे हैं करके, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, right, respectively, and on admission of C, the new ratio among ABC is agreed upon 7:5:4, respectively. The ratio of sacrifice is, हमें निकालना है sacrificing ratio। एक ही सेक्रीफाइस हो रहा है तो मतलब पहले ज्यादा थी, तो एक ही पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 5/8। सर ये 8 कहां से आया, बेसिकली 5 + 3 8, मतलब टोटल 8 में से उसका पोर्शन 5 का था। अब उसके पास क्या रह गया है, टोटल कितना है, 7 + 5 12, 12 + 4 16। अब सर 16 में से उसके पास 7 रह गया, समझ आ गया। पहले टोटल 8 था, 8 में से मेरे पास 5 पोर्शन आता था, मतलब अगर कोई प्रॉफिट होगा तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा तो उसे 5 मेरा होगा। अब प्रॉफिट 16 पार्ट में डिवाइड होता है, मेरे पास 7 आता है, तो इसको माइनस कर लेंगे एलसीएम लेके, और सॉरी इसको एलसीएम लेके माइनस कर लेंगे। एलसीएम लिया 5 हो जाते हैं, ये आ जाएगा 10 - 7/16, दैट कम्स आउट टू बी 3/16। ठीक है, ये तो आ गया हमारा ए का सेक्रीफाइस। सिमिलरली हम बी का भी निकाल लेंगे। बी का पहले पास था 3/8, अब कितना हो गया है 5/16, तो ये हो जाएगा 6 - 5/16, दैट कम्स आउट टू बी 1/16। तो अगर दोनों की सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहा हूं एक साथ ए रेशियो बी, तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा 3/16 और ये आ जाएगा 1/16, जिसको मैं दे दूंगा 3:1, राइट। ये आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिस रिस्पेक्टिवली एंड आफ्टर बी's रिटायरमेंट ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस गेनिंग रेशियो। अब उल्टा हो गया, अब एक पार्टनर रिटायर हो गया, आपको बताना गेनिंग क्या है। ए और कौन रिटायर हुआ है, बी रिटायरमेंट, तो ए की निकालूंगा। ए की अब न्यू वाली कितनी है, क्योंकि न्यू वाली ज्यादा है सर, टोटल 5 में से 3 है, ओल्ड कितनी थी, ओल्ड थी 7/15, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 - 7/15, दैट कम्स आउट टू बी 2/15। ठीक है, 2/15। फिर बी की निकाल लेता हूं, सॉरी सी की निकाल लेता हूं, क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। सी की कितनी है, अब हो गई है सर सी की अब हो रखी है 2/5, और पहले कितनी थी सर 3/15, तो 6 - 3/15, तो दैट कम्स आउट टू बी 3/15। अगर रेशियो देखो तो हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी 2:3। बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं एग्जाम में, और मतलब कहते हैं ना फ्री के नंबर छोड़ देते हैं, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं। मेक श्योर क्लास के बाद कुछ क्वेश्चंस बुक उठा के प्रैक्टिस कर लेना, या इन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो वॉच करके मेरे से पहले कर लो, अगर आते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। आगे चले। नेक्स्ट, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन 3:6। क्या बोला हुआ है, ए, बी एंड सी 3:6, 2:6 एंड 1:6, बेसिकली 3:2:1 ही हो गया। D was admitted in the firm as a new partner with a 1/6 share। D को कितना दे रहे हैं हम, 1/6, तो बच कितना गया सर 5/6। अब 5/6 को हम A, B एंड C में बांटेंगे, 5/6 को A, B एंड C में बांटेंगे, और किस रेशियो में बांटेंगे, जो उनकी पुरानी वाली रेशियो है। तो 5/6 इंटू 3/6, फिर 5/6 इंटू 2/6 एंड 5/6 इंटू 1/6, तो ये हो जाएगा 15/36, दैट कम्स आउट टू बी 10/36, और दैट कम्स आउट टू बी 5/36, राइट, सही है। और डी का कितना था 1/6, अगर रेशियो सेम करनी है तो 6/36 मल्टीप्लाई बाय 6/6 कर दूंगा ना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ जाएगी, 15:10:5:6। बेसिकली करा क्या मैंने,
डी का उन्होंने बता दिया था 1/6 था, बचा हुआ उनको पुराने वालों में बांट दिया, पुरानी रेशियो में। ठीक सर, क्या पुरानी रेशियो में बटेगा? जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन बोल देगा भाई पुरानी रेशियो से में नहीं बटेगा, मतलब इस केस में हुआ क्या, तीनों ने इक्वली बियर किया अपने रेशियो में लॉस, तीनों ने इक्वली बियर किया अपने रेशियो में लॉस, राइट? मतलब जो भी आपने सेक्रीफाइस किया। मान लो अगर क्वेश्चन कुछ और किया दे, फॉर एग्जाम्पल ये लो, A and B से 3 partners are sharing 3:2. They admitted D as a new partner for 4/7 profit. D acquired his share. इसने बता दिया, हमने पहले क्या एज्यूम कर लिया था, पहले एज्यूम कर लिया था D जो अपना शेयर ले रहा है, सॉरी, D अपना शेयर पुराने वालों की रेशियो से ही सेक्रीफाइस करवा रहा है, मतलब D को जो मिला, डी को जो मिला किसी ने किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा, तो किस रेशियो में सेक्रीफाइस हो रहा है? जो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें सेक्रीफाइस हो रहा है। बट अगर क्वेश्चन बोल दे भाई ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो उस केस में क्या करना है, ध्यान से देखो। डी एक्वायर्ड हिज शेयर 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी एंड 1/7 फ्रॉम सी, कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली सबसे पहले ए की निकालूंगा, ए की पहले कितनी थी, 3 + 3 6 8, 3/8, इसमें से उन्होंने 2/7 दे दिया है, 2/7 दे दिया है डी को। सिमिलरली बी का 3/8 - 1/7, सी का पहले कितना था 2/8, उसमें से इन्होंने 1/7 दे दिया है डी को। तो आप कितना कितना बच गया ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना कितना बच गया ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई बन जाए 7 3 21, 8 2 16, 8 7 56, that comes out to be 5/56. Similarly 7 3 21 minus 8/56, that comes out to be 13/56. Similarly 7 2 14 minus 8/56, 6/56। ठीक है, तो डी का कितना शेयर था, डी का था 4/7। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 8, 8 4 32/56। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 5:13:6:32। ठीक है, समझ आ गया? जितना उन्होंने कहा हमने माइनस कर दिया उसमें से, और ये आपकी न्यू रेशियो आ गई। हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर सेम रखना, याद रखना, तभी हम ये स्ट्रीम कर पा रहे हैं। चलिए एक आधा क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द रिस्क 1:3। अच्छा देखो इसमें अलग दे रखा है ए बी एंड सी, मैंने बोला 1/2, 1/3 एंड 1/6। इस केस में सबसे पहले आप डिनोमिनेटर कॉमन कर लो, तो इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू 2 हो जाएगा, तो सब 6 हो जाएंगे। तो 3/6, 2/6, 1/6, तो रेशियो क्या आ गई 3:1। तो ए बी सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। क्वेश्चन बढ़ते हैं, फाइंड आउट द न्यू रेशियो इफ बी रिटायर्स। इफ बी रिटायर्स, बी चला गया। एक तरीका तो ये था कि मैं इसमें से माइनस करूं सबको, रिमेनिंग क्वेश्चन वाले को बचाऊं, डिवाइड करूं। सबसे बेस्ट क्या, ध्यान से सुनो, अभी इनकी रेशियो 3:1 है, बी चला गया तो रेशियो क्या हो गई 3:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई 3:1। बट ये तभी हो रहा है जब कोई कंडीशन नहीं दे रखी। अगर कंडीशन दे रखी होगी तो ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। A, B and C are partners in the firm sharing profit ratio this, B retired and his share are divided equally between A and C। कंडीशन दे दी है, इस केस में इक्वली डिवाइड नहीं हो रही थी। उस केस में क्या हो रहा था, जो आपका प्रोपोर्शनल था वो रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड हो रहा था, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो गया था। अगर आप बोल दिया इक्वली, तो इक्वली बांटेंगे। देखो ए बी एंड सी कितना रेशियो 5:4:3, 5 बाय कितना है 5 + 9 12, 5/12, 4/12 एंड 3/12। डिवाइडेड इक्वली अपॉन ए सी आई, ये चला गया, इक्वली डिवाइड करूंगा तो 2/12 आ जाएगा और 2/12 आ जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 7/12 और दैट कम्स आउट टू बी 5/12। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी
7:5। अगर इक्वली नहीं लिखा होता, एग्जिस्टिंग रेशियो लिखा होता तो डायरेक्टली हो जाता 5:3। बट इस केस में इक्वली बांटने के लिए बोला गया तो हमने इक्वली बांटी। ठीक है, समझ आ गया? ये अभी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिया। बहुत बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी जो टॉपिक आए हैं बहुत ज्यादा अभी पार्टनरशिप, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।